नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लोकसभा चुनाव के पहले फेज के मतदान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए मतदान होना है। जीत और हार की बात तो हर कोई कर रहा है। जनता के बीच बस एक ही चर्चा है, और वो चर्चा ही नहीं, वो सवाल भी है कि भाई चुनाव जीतेगा कौन और कौन हारेगा, किसका पलड़ा इस चुनाव में भारी है और किसकी कितनी तैयारी है। इंडिया न्यूज पहले चरण की वोटिंग से पहले वीआईपी सीटों पर देश का सबसे बड़ा और सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल आपके सामने लेकर आया है। इंडिया न्यूज पर आप लगातार देख रहे हैं डिकोडिंग डायनेमिक्स का ओपिनियन पोल। तो आज देश की वीआईपी सीटों पर कौन आगे कौन पीछे होगा, और कौन चुनाव जीत सकता है, कौन हार सकता है, और कौन से वो बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत इस चुनाव में दांव पर लगी हुई है, इस पर हम खास चर्चा लगातार इस बीच करेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको वीआईपी सीटों का डेटा दिखाने वाले हैं। हम लगातार 3 दिन से, आज चौथा दिन है जब हम ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। पहले स्टेट वाइज हमने दिखाया, अब हम सीट वाइज चर्चा कर रहे हैं, यानी कि देश की वीआईपी सीटों पर क्या माहौल चल रहा है, ये हम आज आपको दिखाने वाले हैं। वीआईपी सीटों पर किसका पलड़ा भारी है, कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, किसकी जीत का अनुमान है, ये सारे फिगर्स, सारे आंकड़े आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। और आज जो सीटें मैं आपको दिखाऊंगा वो देश की हाई प्रोफाइल सीटें, यानी कि जहां पर बड़े नेताओं की किस्मत दांव पर लगी हुई है। आज उन सीटों का मिजाज भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ये ओपिनियन पोल दरअसल कह क्या रहा है। ये ओपिनियन पोल वीआईपी सीट्स को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है, इन वीआईपी सीट पर किसकी जीत हो सकती है, किसकी हार हो सकती है, क्योंकि जीत और हार ही तय करेगी 2024 में सेंटर में, केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। तो बस अब से कुछ देर में हम शुरू करने वाले हैं सबसे रीसेंट और सबसे बड़ा ओपिनियन पोल, और सीट वाइज डेटा हम आपको दिखाएंगे। किस सीट पर कौन सी बड़ी सीट है, उस सीट पर कौन बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हैं, और उन सीटों पर ओपिनियन पोल के मुताबिक, डी डायनेमिक्स के इस ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक कौन जीत हासिल कर रहा है, और किसको इस बार इन 2024 के इलेक्शंस में जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो हार का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, और अब से कुछ देर में सीट वाइज डेटा भी मैं आपके सामने रखता जाऊंगा। इस डेटा को फिर हम चर्चा करेंगे, इस डेटा को लेकर कि आखिरकार ये डेटा कैसे आया, किस तरीके से ये पूरी की पूरी जो मेथोडोलॉजी है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वीआईपी सीटों पर किसको जीत मिलने वाली है, किसको हार मिलने वाली है, उसकी पूरी चर्चा आज अगले 3 घंटों तक हम करने वाले हैं। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल क्या कहता है, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी वीआईपी सीटें हैं जिस पर दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। मथुरा से लेकर मैनपुरी तक क्या हाल है। मथुरा का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से बीजेपी की हेमा मालिनी तीसरी बार चुनाव मैदान में उतर रही हैं। 2 टर्म से वो सांसद हैं, लेकिन क्या वो तीसरा टर्म भी जीत पाएंगी। मैनपुरी, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है, क्या वो गढ़ समाजवादी पार्टी इस बार बचाने में कामयाब रहेगी। तो वीआईपी सीट पर क्या वोटर का मिजाज है, और वीआईपी सीट का जो फाइंडिंग्स हैं वो क्या कह रही हैं। इस बार किस वीआईपी सीट पर कौन जीतेगा, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हम शुरुआत उत्तर प्रदेश के साथ कर रहे हैं, और यूपी में सबसे बड़ा और सबसे रीसेंट ओपिनियन पोल क्या कहता है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। और इसकी शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे मथुरा सीट के साथ। आपको बता दें कि मथुरा एक हाई प्रोफाइल सीट है। हाई प्रोफाइल इसको हेमा मालिनी की मौजूदगी बनाती है। हेमा मालिनी जो कि 2 टर्म से यहां से सांसद हैं, तीसरी बार क्या हेमा मालिनी इस सीट पर चुनाव जीत पाएंगी, क्योंकि टिकट मिला है हेमा मालिनी को और वो प्रचार भी कर रही हैं। मथुरा में इस बार कांटे की टक्कर है, और कांग्रेस से मुकेश धनगर यहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं, और उनका सीधे तौर पर मुकाबला हेमा मालिनी से। और खास बात यह है कि जो मथुरा की लोकसभा सीट है, यहां पर जाट वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, यानी कि जो जाट वोटर्स हैं यहां पर, वो ये तय करते हैं इस सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। लेकिन पिछले 2 टर्म में, 2014 की बात करूं, 2019 की बात करूं, इन दोनों टर्म में बीजेपी ने हेमा मालिनी को यहां से चुनाव मैदान में उतारा, और दोनों टर्म हेमा मालिनी ने इस सीट को जीता है। और एक बार फिर से हेमा मालिनी को बीजेपी ने इस सीट से, मथुरा लोकसभा सीट से, अपना उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गठबंधन हो चुका है। तो सवाल यह है कि इस सीट पर किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी, और मेरे साथ कौन कौन मेहमान साथ में जुड़े हैं मैं उनको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेरे साथ मयंक हैं जो डी डायनेमिक्स के फाउंडर हैं, वो इस वक्त साथ में जुड़ गए हैं। मेरे साथ आलोक मेहता जी हैं जो इंडिया न्यूज के आईटीवी के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। मेरे साथ अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। आलोक जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मथुरा सीट से हमने शुरुआत की क्योंकि मथुरा को लेकर पहले बहुत सारे इफ एंड बट थे कि क्या हेमा मालिनी को टिकट मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं बीच में चल रही थी, लेकिन टिकट भी मिला। और अब
ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आ रहा है वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि फाइट तो यहां पर कड़ी है, लेकिन हेमा मालिनी शायद इस सीट को निकालने में कामयाब रहेंगी। देखिए रोहित जी, वैसे तो अभी हमारे बताएंगे आपको पूरा जो किस तरह से वहाँ पर किया गया है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि मथुरा में जिस तरह से हेमा मालिनी का खुद पर्सनल वो जाना आना होता रहा, और यदि जाति के कॉम्बिनेशन में आप देखें तो जाट बहुल, जो आपने भी इंट्रोडक्शन में भी आपने कहा, जब राजपूत जब इस इलाके के कुछ डंडा लेके खड़े हैं, उससे जाट और एकजुट हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, धार्मिक नगरी है मथुरा, ऐतिहासिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है, उनके कला के सिनेमा से उनकी जो लोकप्रियता है, उसके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी जब बीच में गए, उन्होंने तब भी कार्यक्रम दिया। हेमा मालिनी लगातार वहाँ पर जो समाज के साथ जुड़े होना, उन्होंने अपना दफ्तर खोल रखा है, वहाँ जाती रहती हैं 8 घंटे। उन्होंने खुद भी बताया था, अपने यहाँ भी इंटरव्यू जब किया गया था, कि कितना बॉम्बे से चल करके उनको पहुँचते पहुँचते मतलब 8 घंटे लग जाते हैं, लेकिन वो जाती है। इसलिए उसका एक अपना प्रभाव है व्यक्तिगत। लेकिन आपने एक बात ठीक उठाई कि उनको ऐसा चांस था कि इस बार टिकट न मिले, बल्कि पिछली बार भी था और इस बार भी उन्होंने कहा था कि यदि मुझे मथुरा से नहीं, साल भर पहले कह दिया था, यदि मुझे मथुरा में नहीं लड़ने को कहा जाएगा तो मैं नहीं लड़ूंगी। मतलब मैं और किसी क्षेत्र से नहीं लड़ूंगी तो मथुरा से ही। मेरा यहीं पर मेरा डिवोशन है, मैं यहीं चाहती हूँ। और एक तरह से प्रेशर भी इसको कहेंगे, कई स्थानीय नेता चाहते थे कि उनको टिकट मिले, लेकिन 75 वर्ष होने के बाद भी एक अपवाद है बीजेपी में। नॉर्मली कई लोगों को, कुछ लोगों को मिलता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ऐसे अवसर मिलते हैं, ठीक, जो हेमा मालिनी को मिला है। ठीक है, एक रिएक्शन अरविंद जी आपके पास, क्योंकि इस सीट को जाट बहुल सीट माना जाता है, जाट वोटर्स यहां पर बड़ी संख्या में हैं, उनको निर्णायक भी माना जाता है, लोकदल के साथ गठबंधन हो चुका है, क्या ये कुछ एज देगा, कुछ एडवांटेज देगा हेमा मालिनी को, बीजेपी को इस सीट में? देखिए, इस पे काफ़ी प्रयोग हो चुके हैं 3 बार हेमा मालिनी की लड़ाई में भी। पिछली बार भी जो सज्जन लड़े थे उन्होंने कभी चुनाव हारा नहीं था और काफ़ी उनकी पॉपुलैरिटी मानी जाती थी, माथुर साहब। इस बार जाट कैंडिडेट आया है, उसके पहले दफ़े भी जाट कैंडिडेट था, तो सिर्फ गिनवाने से जाट नहीं आने वाला है। मुझे नहीं वो लगता है कि आप जाट हैं इसलिए आ जाएगा। इस पूरे पट्टी में जाटों का रुझान बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की तरफ रहा है, और इस बार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद से ये और गहरा हुआ है ये असर। तो इसलिए इस पे सिर्फ जाट होने भर से कांग्रेसी कैंडिडेट को वोट मिल जाएंगे। संगठन में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, समाजवादी पार्टी के संगठन के बल पे है, और इस इलाके में दुर्भाग्य से ये भी है कि समाजवादी पार्टी का संगठन भी बहुत अच्छा नहीं है। तो इसलिए संगठन की ताकत और सामान्य हवा, ये दोनों चीज़ें कांग्रेस के खिलाफ हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बहुत ही स्पेशल स्थिति न बनी तो हेमा मालिनी को जीतने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मेरे साथ मयंक भी हैं, क्योंकि मयंक डी डायनेमिक्स के फाउंडर हैं और यही वो एजेंसी है जिन्होंने ये पूरा सर्वे किया है। मयंक, आपका जो डेटा है, आपका सर्वे ये कहता है कि हेमा मालिनी सीट से जीत रही है। आई एम श्योर कि जब आप लोग वहां पर गए होंगे, ग्राउंड पर लोगों से बातचीत की होगी, तो एक किसान आंदोलन वाला फैक्टर जरूर आया होगा। एक सोच पैदा करने की कोशिश जरूर की गई थी किसान आंदोलन के दौरान कि जाट बीजेपी के साथ नहीं है, एक तबका जाटों का बीजेपी के साथ नहीं है। लेकिन आपका सर्वे ये कहता है कि हेमा मालिनी जीत रही है, इसका मतलब वो सारी की सारी बातें सब अफवाह थी, मिथ्या थी। आपको क्या मिला आपको ग्राउंड पर? ग्राउंड पे ये देखने को मिला कि हम लोग जब ये फाइंडिंग्स निकाली तो आरएलडी का गठबंधन तब तक हो चुका था, और उसके बाद इसका फायदा बीजेपी को वहाँ पे उस सीट पे मिल रही है। दूसरी बात जो देखने को मिली, वो नोटिसेबल बात ये थी कि राजपूत समुदाय जो काफ़ी गुस्से में है और काफ़ी नाराजगी है उसकी, तो वो एक बीजेपी के लिए माइनस पॉइंट है वहाँ पे। पॉजिटिव पॉइंट बीजेपी के लिए वहाँ पे अयोध्या और राम मंदिर है, जिसका पूरा फायदा हेमा मालिनी को मिलेगा। लेकिन जो वोट शेयर है वो काफ़ी कम होता हुआ दिखेगा इस बार। जितने वोट शेयर से, और जैसे कि 3.5 लाख से ज़्यादा वोट से उन्होंने लास्ट लोकसभा 2019 में उन्होंने जीत दर्ज की थी, उतने तगड़े मार्जिन से इस बार जीतती हुई नहीं दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, यानी कि ये चीज जरूर है। रिजल्ट का वक्त आ गया, रिजल्ट ये कह रहा है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि बिग फाइट यानी कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे तौर पर मुकाबला है, लेकिन नतीजा क्या कह रहा है? जो ओपिनियन पोल है डी डायनेमिक्स का, वो क्या कह रहा है? उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि हेमा मालिनी इस चुनाव को जीत रही हैं। हालांकि वोट परसेंटेज जरूर घटता हुआ दिख रहा है, जैसा कि मयंक ने बताया जिन्होंने सर्वे किया है, लेकिन उनका कहना है कि वोट परसेंट घटने के बाद भी इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगी हेमा मालिनी की आसानी
आसानी से इस चुनाव को जीत जाएंगी। यानी कि मथुरा की लोकसभा सीट बीजेपी आसानी से जीतती हुई नजर आ रही है, जीत सकती है यहां से हेमा मालिनी। यानी कि तीसरा टर्म हेमा मालिनी एक बार फिर से यहां से सांसद बन सकती हैं और कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि अभी चर्चा में निकलकर सामने आए हैं कि कांग्रेस का जो संगठन है वो इतना एक्टिव नहीं है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन वो एक नहीं है और इसी का खामियाजा भुगतना पड़ेगा और नतीजा सीधे तौर पर बीजेपी के फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। 2 टर्म जीत चुकी हैं, तीसरा टर्म भी जीत सकती हैं हेमा मालिनी। ये हमारी आज की पहली वीआईपी सीट का एक प्रेडिक्शन सामने आया है। और चलिए अगली सीट की ओर बढ़ते हैं और अगली सीट भी हाई प्रोफाइल सीट है, कोई हल्की फुल्की सीट नहीं है, क्योंकि अगली सीट की मैं बात करूं तो वो सीट है मैनपुरी की। और मैनपुरी की सीट हॉट सीट क्यों है? क्योंकि यहां से डिंपल यादव चुनाव मैदान में हैं। 2022 के उपचुनाव में डिंपल यादव को जीत मिली थी और मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। डिंपल के सामने बीजेपी से जयवीर सिंह ठाकुर चुनाव मैदान में इस वक्त हैं और खास बात यह है कि यादव वोटर्स हार जीत का फैसला यहां पर करते हैं। दोनों के प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो डिंपल यादव को आप जानते हैं, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी हैं। चुनाव यहां से जो बाई इलेक्शन है उसको जीत चुकी हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने यहां से एक मजबूत कैंडिडेट उतारा है और वो कैंडिडेट जयवीर सिंह है, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो मुकाबला सीधे तौर पर इस सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता हुआ नजर आ रहा है। सीधा आलोक जी के पास में चलूंगा। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं सीट को आप? गढ़ है, यूपी की 2-3 सीटें जरूर है जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। मैनपुरी है, आजमगढ़ है, कन्नौज है, उन्हीं में से एक ही मैनपुरी सीट भी है। आपको लग रहा है कि बीजेपी ने इस बार अपने कैबिनेट मंत्री को चुनाव मैदान में उतारा है, टफ फाइट दे पाएंगे? रोहित जी, सचमुच में बहुत ही दिलचस्प होगा मैनपुरी का चुनाव, क्योंकि खुद डिंपल यादव हैं, प्रतिष्ठा का सीट है, परिवार की सीट है, मुलायम सिंह जी का गढ़ रहा है। और ऐसे में लेकिन बीजेपी जो प्रयोग करती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने लगातार ऐसी कोशिश की है कि जाति के कॉम्बिनेशन से हट कर के भी जहां कोशिश हो वहां वो करना है। और ख़ास करके जब उनको लगता है कि किसी भी कीमत पर हमें हर सीट जिताना है तो पूरी ताकत तो लगा रहे हैं और इसीलिए एक अच्छे कद्दावर मंत्री को उन्होंने लगाया है। और लेकिन अभी भी मानता हूँ कि जिस तरह डिंपल यादव सक्रिय भी रही है, अखिलेश जी का भी, और दूसरा लोगों से, संगठन के लोगों से एक पकड़ उनकी रही है। समाजवादी पार्टी आज वैसी स्थिति में नहीं है, लेकिन जो हमारे मयंक जी ने भी जो सर्वे किए हैं उसमें जो 5-7 सीटें आ रही हैं, 4-5 सीटें भी आ रही हैं, तो उसमें मुझे लगता है कि मैनपुरी में एक चांस उनका है। बशर्ते ये है कि जो कांग्रेस के साथ गठबंधन का समाजवादी पार्टी पहले भी भुगत चुकी है, यदि राहुल गांधी और समझदारी करके, जैसे आज उन्होंने विजयन के लिए कह दिया कि उनको जेल भेज दो, कल वो कह दे कि अखिलेश यादव को जेल भेज दीजिए, तब शायद ये जीतना उनका मुश्किल होगा। इस गठबंधन से उनको जो नुकसान होना है, क्योंकि कांग्रेस का वोट इस गठबंधन से उनको कोई फायदा नहीं है, उनका अपना व्यक्तित्व और पार्टी का जो पुराना प्रभाव है, अखिलेश की भी जो अपनी पुरानी गुडविल है, उसका लाभ मिलेगा। लेकिन उनको में केवल पत्नी के नाते नहीं, अपने खुद के बल पर वो काम करती है। बिल्कुल। अरविंद जी, यूपी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है जो कि टारगेट बीजेपी ने रखा है 400 प्लस का, उसके लिए तो एक एक सीट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो सीट भी जो कि दूसरी पार्टियों का गढ़ कही जाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी का भी बहुत जोर हमने उत्तर प्रदेश में देखा। योगी आदित्यनाथ भी हमने देखा कि माफियाओं को लेकर बहुत ज्यादा वो सक्रिय रहे, माफियाओं को चोट की। तो ये सारे जो नैरेटिव्स हैं, क्या वो मैनपुरी जो गढ़ है उस गढ़ को तोड़ने में फायदा दे सकते हैं? देखिए, मैनपुरी यादव वोट के हिसाब से तो काफ़ी मुफीद है, लेकिन मुलायम सिंह परिवार के लिए भी ये सीट मानी जाती है। ये पारिवारिक सीट जैसा मामला बन गया है, तो इसलिए इस सीट से एक किस्म का रिश्ता उस परिवार का है। और जिन सीटों पे समाजवादी पार्टी जिनके सहारे खड़ी है आज उत्तर प्रदेश में, उनमें एक सीट ये भी है, तो इसलिए इस सीट के बारे में वो काफ़ी हद तक निश्चिंत हैं। बीजेपी ने जरूर घेरने की कोशिश उनको की है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सामान्य स्थिति में डिंपल हारेंगी। सामान्य ढंग से अगर वोटिंग हुई तो बाकी सीटों पे चाहे जो रिजल्ट आए, इस सीट का रिजल्ट उनके हक में जाना चाहिए। रोहित जी, एक बात जोड़ देता हूँ। जी जी जी। क्योंकि एक और बात है जो मुझे अभी ध्यान आया कि डिंपल यादव सचमुच में जैसे कैसे जन्म से यादव नहीं है, और वो मतलब ठाकुर, यदि जैसे जो वहाँ के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कहा जाए, उस परिवार की हैं, तो इसलिए और भी दिलचस्प है। ऐसा नहीं है कि यादव प्लस वो ये सामने खड़ा है तो दो पार्टी जैसे होता है ना कि दूसरा खड़ा हो जाए तो जीत जाए। यहाँ पर जयवीर सिंह खड़े हैं और डिंपल भी, बल्कि जिन्होंने इनकी शादी तय कराई थी उस समय भी ये कॉम्बिनेशन जोड़ा गया था कि लॉन्ग टर्म में यादव के परिवार में यदि ऐसे बहू आएगी
तो उसका लाभ मिलेगा। वो लाभ पाने की कोशिश भी इस बार सामने आ रही है। ठीक है, मैं सीधा मयंक के पास चल रहा हूं। मयंक, आपकी फाइंडिंग्स क्या है इस सीट को लेकर? यादव वोटर्स इस सीट पर निर्णायक है, ये चीज फैक्ट है, ये चीज आपने भी ऑब्जर्व की है, जो डेटा हम दिखा भी रहे हैं। क्या जयवीर सिंह जो कि ठाकुर हैं कुछ कमाल कर पाएंगे यहां से? कुछ फाइट दिख रही है आपको? ये कमाल करते हुए दिख रहे थे जब हम लोगों की फाइंडिंग्स तकरीबन जनवरी फरवरी में जो हम लोगों ने निकाला था सर्वे तब था। बट थोड़ा सा टर्न और ट्विस्ट आ गया है यहाँ पे, जब बसपा ने एक यादव पूर्व विधायक रहे हैं शिव प्रसाद यादव, उनको उतार दिया है, जिससे ये एक यादव बाहुल क्षेत्र में जो जितने यादव वोटर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की ज़रूरत इन लोगों को दिख रही थी। शायद बसपा में ये कहीं ना कहीं है कि यादव कैंडिडेट को उतारने के बाद वो जो वोट जितने अच्छे से जा रहा था समाजवादी पार्टी के पास, इस बार कुछ वोट क्योंकि उनके कैंडिडेट यादव वो खुद ही यादव हैं और पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सेंधमारी हम लोग को देखने को मिलेगा कि बसपा के अगेंस्ट में भी जाएगा और ये मामला त्रिकोणीय होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, त्रिकोणीय ये मामला होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जैसा कि अरविंद जी ने भी कहा और आलोक जी ने भी कहा कि ये सीट इतनी आसान नहीं होगी बीजेपी के लिए। रिजल्ट इस सीट का क्या कहता है? कौन जीत सकता है इस वीआईपी सीट को? मैनपुरी की ये सीट क्या कह रही है? रिजल्ट का वक्त है और रिजल्ट ये है कि मैनपुरी सीट डिंपल यादव जीत सकती हैं। इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर, जैसा कि मयंक ने भी बताया, कि यादव वोटर्स हैं यहाँ पर, यादव बहुल हैं, यादव निर्णायक है, यानी कि जो फैसला है वो यादव वोटों से होगा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट डिंपल यादव को एक एज मिलती हुई दिख रही है और इसीलिए इस सीट को लेकर हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत रही है। डिंपल यादव मैनपुरी की सीट को जीतती हुई नजर आ रही है, जीत सकती है। और अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और इंपॉर्टेंट सीट, महत्वपूर्ण सीट मेरठ की। और मेरठ से बीजेपी ने अरुण गोविल, यानी कि जो रामायण के राम हैं, उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। बीजेपी से अरुण गोविल को टिकट मिला है। राम की भूमिका जो उन्होंने निभाई थी उसको लेकर अरुण गोविल काफी लोकप्रिय हैं, बल्कि घर घर में लोकप्रिय है। पुराने टाइम को आप याद करेंगे तो आपको याद होगा कि जब रामायण टेलीविजन पर चलती थी तो कैसे लोग हाथ जोड़कर और जमीन पर बैठकर रामायण को देखते थे और अरुण गोविल को प्रभु श्री राम की तरह ही पूजा जाता था। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ जब वो प्रचार करने के लिए मेरठ में जगह जगह गए थे। मेरठ की अगर मैं सीट की बात करूं, जातीय समीकरण है मेरठ में, लेकिन समाजवादी पार्टी और अगर मैं बीएसपी के कैंडिडेट्स की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को यहां से चुनाव मैदान में उतारा। लेकिन एक और बड़ी खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने बार बार उम्मीदवार यहां पर बदले हैं। पहले कैंडिडेट को टिकट दिया गया, उनका टिकट काट दिया गया, फिर अतुल पठान जो सरदना सीट से विधायक हैं उनको टिकट दिया गया, फिर उनका टिकट हटा दिया गया। फिर सुनीता वर्मा जो कि पहले बीएसपी के सांसद रहे, योगेश वर्मा उनकी पत्नी है, उनको फिर यहां से टिकट दिया गया। तो ये बार बार चेंज, ये किसी तरीके का ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मतदाता के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। बीएसपी ने यहां से देवव्रत कुमार त्यागी को चुनाव मैदान में उतारा है। आलोक जी मेरे साथ है, मैं सीधा आलोक जी के पास चल रहा हूं। आलोक जी, जो फ्रीक्वेंट चेंजेस किए हैं समाजवादी पार्टी ने, क्या वो पब्लिक के बीच में किसी तरह का कंफ्यूजन पैदा करेंगे? क्योंकि मेरठ सीट को अगर मैं देखूं, मेरा बचपन मेरठ में बीता है, तो मैंने वहां से लंबे वक्त से बीजेपी को संसद में जीतते हुए देखा है। रोहित जी, आपने ठीक कहा। असल में समाजवादी पार्टी आश्चर्य की बात है, या तो हो सकता है वो सरप्राइज देने के लिए जैसे ताश का पत्ता खेलते हैं कि हम ब्लाइंड खेलेंगे फिर उसके बाद कुछ और पत्ता खेल दें। मैं ज़्यादा ताश के पत्तों का खिलाड़ी नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि अखिलेश जी को कई लोग सलाह देते हैं, कभी कुछ हो जाता है। तो मेरठ के उसमें अच्छा, चूँकि पहले उनका जयंत चौधरी के साथ समझौते की जो उम्मीद लगती थी, इसलिए भी कई बार ऐसी लिस्ट पहले वो बनी। कांग्रेस के साथ भी आखिरी समय तक कांग्रेस कोशिश करती रही, कांग्रेस तो धोखा देने में एक्सपर्ट भी है, लेकिन फिर भी अंततोगत्वा मान गए वो। इसलिए मुझे लग रहा है कि उनके जो गड़बड़ है, और दूसरा बीजेपी का प्रभाव, जैसा अभी अरविंद जी पहले भी कह रहे थे, वहाँ पर राम, अरुण गोविल एक तो स्टार हैं, वो भी एक तरह पुराने रहे हैं कलाकार, और भगवान के प्रति आस्था है। तो लोग कई बार, हमारे यहाँ तो सिनेमा में लोग, रामायण जब होती थी तो लोग वहाँ ही, संतोषी माता है तो वहीं सिनेमा में पैसा डाल देते थे। तो अरुण गोविल का उस तरह का भी लाभ, उनको नाम का भी मिलेगा, राम की भूमिका का। और इस समय पूरा माहौल राममय है, अयोध्यामय है, तो पूरा जोर बीजेपी का है कि उनको जिता दे, और मुझे लगता है कि इसलिए वो जीत सकते हैं। ठीक है, अरविंद जी, एक रिएक्शन आपका यहाँ पर। इस बार क्योंकि अरुण गोविल कैंडिडेट हैं मेरठ की लोकसभा सीट से, इस बार वो आशीर्वाद देने नहीं बल्कि जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं यहाँ पर। क्या आशीर्वाद मिलेगा मेरठ में, मेरठ की जनता का अरुण गोविल को? देखिए, शेक्सपियर का बड़ा नामी प्ले है कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो मेरठ जो है वो कॉमेडी ऑफ एरर्स का
जीता जागता उदाहरण है। अखिलेश यादव ने काफ़ी एरर्स किए हैं, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी ने उनसे भी ज़्यादा बड़ा एरर कर दिया कि राम जी का नाम भुनाने के चक्कर में अच्छे भले राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काट दिया, जो 2 बार से जीत रहे थे और काफ़ी पॉपुलर हैं वहाँ। तो और ठीक उल्टा हो रहा है कि कहीं ये राम जी बहुत जम नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि बालियान और राणा प्रसंग और मेरठ में कमजोर कैंडिडेट आना, ये सिर्फ अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी का मामला नहीं है, ये पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की हवा जो बीजेपी के फेवर में बहुत स्ट्रांग थी, खासतौर से जयंत के आने के बाद से, ये दोनों कंस्टिट्यूंसी जो हैं उस हवा को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं मयंक के पास चल रहा हूं। मयंक, मैं अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ने अपने 3 बार के जो सांसद हैं उनको यहां से हटाकर अरुण गोविल को चुनाव मैदान में उतारा, क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, हमने वो देखा। ये शायद एक एज मिलेगा, ये बीजेपी की थिंकिंग रही होगी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी लास्ट टाइम में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए हैं। बीएसपी का अभी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव वहाँ पर है नहीं, जैसा कि देखने को मिलता है। तो यानी कि फाइट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है। एज आप किसको देख रहे हैं? देखिए, जो हम लोगों की फाइंडिंग्स थी उसमें 3 कारण निकल के आ रहे थे। पहला कारण था कि जातीय समीकरण अब वैसा नहीं है जैसा 2019 में था। दूसरी बात, कुछ समुदाय की नाराजगी के कारण बीजेपी को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि कुछ एक इनको बदलाव करना होगा। शायद यही एक कारण था कि 3 बार के अग्रवाल जी को इन लोगों ने उनका टिकट काट के इन्होंने इनको दे दिया, गोविल जी को। बट ये ऐसा सीट रहेगा उत्तर प्रदेश में जहां पे दिलचस्प मुकाबला हम लोगों को देखने को भविष्य में मिलेगा। ये इतनी आसानी से ये बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ सीट नहीं दिख रहा हम लोगों को। ठीक है, चलिए रिजल्ट की ओर हम बढ़ते हैं। रिजल्ट क्या कह रहा है, क्योंकि हम रिजल्ट पूरी चर्चा के बाद सबसे आखिर में आपको बताते हैं। तो रिजल्ट इस सीट का क्या कह रहा है, मेरठ सीट का? आइए रिजल्ट की ओर एक नजर डालते हैं। और रिजल्ट ये कह रहा है कि बीजेपी तमाम हर्डल्स के बावजूद, तमाम चुनौतियों के बावजूद इस सीट को जीत सकती है। यानी कि रामायण के राम अरुण गोविल मेरठ की लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीत सकते हैं, पहली बार सांसद बन सकते हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज और इस वक्त का रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं कि जीतने की संभावना है अरुण गोविल की मेरठ लोकसभा सीट को। और चलिए यूपी की अगली लोकसभा सीट की ओर हम चल रहे हैं। ये सीट है पीलीभीत। और पीलीभीत चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि इस बार वरुण गांधी का टिकट यहां से काट दिया गया और जितिन प्रसाद, जो कि कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, अभी यूपी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं, उन्हें यहां से उम्मीदवार बनाया गया है, जितिन प्रसाद को। लेकिन सवाल यह है कि क्या वरुण गांधी का टिकट काटना किसी तरह से कुछ डैमेज करेगा? हालांकि मैं बात करूं समाजवादी पार्टी की, तो यहां से भगवत सरन गंगवार को टिकट दिया गया है। और पीलीभीत में इस बार मुकाबला बहुत रोचक माना जा रहा है। वरुण गांधी का टिकट काटा बीजेपी ने, उनकी नाराजगी भी है। हालांकि वरुण गांधी के स्टेटमेंट्स हमने देखा था पिछले कुछ वक्त में लगातार एंटी गवर्नमेंट हो रहे थे, और इसी को देखते हुए वरुण गांधी का टिकट काटा गया। हालांकि खास बात यह है कि वरुण का टिकट काटा गया, लेकिन उनकी मां मेनका गांधी को सुल्तानपुर से टिकट दे दिया गया। यहां से जितिन प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा गया। कुछ वक्त पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, उनको यूपी में कैबिनेट मंत्री बनाया गया और अब यहां से उन्हें सांसदी का चुनाव लड़ाया जा रहा है। आलोक जी मेरे साथ हैं, मैं उनके पास चला हूं। आलोक जी, आपको क्या लगता है कि किसी तरह की वरुण की जो नाराजगी है या वरुण गांधी का टिकट काटना किसी तरीके से ये अगेंस्ट में जा सकता है, बीजेपी के कुछ डैमेज कर सकता है यहाँ बीजेपी को? देखिए, उनकी नाराजगी से ज़्यादा इस बात का खतरा है कि जितिन प्रसाद चूँकि वैसे ठीक है पास का ही इलाके के रहने वाले हैं और बीजेपी की ताकत के बल पर ही वो जीत सकते हैं, वरना पीलीभीत में लगातार वरुण गांधी ने काफ़ी काम किया था। एक वहाँ सिख समुदाय के भी बड़े वोट है, ये कहें आप, और उनके बीच में जाकर के वो काम करते थे। उसके पहले उनकी माताजी मेनका गांधी ने इस इलाके में काफ़ी अपना बनाया हुआ था, इसीलिए मेनका गांधी ने अभी भी कहा है चुनाव के टिकट मिलने के बाद भी, चाहे उनको सुल्तानपुर भेज दिया गया है, तो सुल्तानपुर, अमेठी और पीलीभीत, ये 3 मेनका बने। अमेठी तो मैंने कहे संजय गांधी की बनाई हुई सीट थी पहले, दूसरे परिवार के और लोग आए उसके पहले। इस दृष्टि से रायबरेली इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी की यदि रही तो अमेठी संजय गांधी के बाद परिवार के राजीव गांधी और मेनका तो नहीं बाद में आ पाई, इसलिए पीलीभीत उनका इलाका, उनका जो काम है, अब उसी को ही भुनाने की कोशिश जितिन प्रसाद को करना पड़ेगी। ये ठीक है कि वरुण गांधी विरोध करके कोई नहीं कर रहे, और मैं अभी कभी नहीं मानता कि कोई व्यक्ति पार्टी बड़ी होने के बाद कोई बड़ा सेबोटेज कर सके। ज़्यादा कहेगा रोहित जी आपको इच्छा हो तो आप जाइएगा, वोट डालना है ना डालना है। अब सब लोग 10 जब तक 5 लाख लोग पूछते तो है नहीं, लेकिन हाँ जो गुडविल है बीजेपी, चाहे वरुण गांधी या मेनका ने जो काम किया, और बीजेपी का जो काम है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का काम है, सिख समुदाय के बीच में जो काम हुआ है, उस सब का लाभ जितिन प्रसाद को। एक सॉफ्ट हैं, भले हैं, ईमानदार छवि रही है, जितिन प्रसाद के बेटे हैं और संत बख्श सिंह
उनसे भी उनका एक तरह से रिश्ता रहा है। इस दृष्टि से मुझे लगता है सनबख्श सिंह, तो सॉरी, वो तो विश्वनाथ ठीक। प्रताप सिंह के साथ था। ठीक है मैं अरविंद जी, ये जो थोड़ा- बेल्ट है पीलीभीत और बरेली वाली जो बेल्ट है, इसमें जो गंगवार वोटर्स हैं उनको माना जाता है कि बड़े निर्णायक है, और यही वजह है कि लंबे वक्त तक जो बरेली वाली सीट रही उसको वो बीजेपी के खाते में रही थी। पीलीभीत में भी गंगवार वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने गंगवार कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा है, तो टफ फाइट यहाँ पर देख रहे हैं आप? देखिए, आमतौर पे जो हम लोग गिन रहे हैं अभी, वो बीजेपी एक सीट की लड़ाई में बहुत ही मेहनत की गई है बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट चुनने में, और लड़ाई कौन कैसे जीतेगा हारेगा ये इस कैलकुलेशन में। ये एकमात्र सीट उत्तर प्रदेश की ऐसी दिखाई देती है मुझे जो क्रोध में फैसला हुआ है, जो विवेक की जगह क्रोध में फैसला किया गया, और जो नाराजगी थी वरुण गांधी को लेके पर्सनल, उस नाराजगी को यहाँ टिकट देने में उतारा गया। तो इसलिए ये सीट देखना दिलचस्प होगा कि नया कैंडिडेट ले आके और वरुण को एक तरह से उलझा के, पहले तो ये लग रहा था कि समाजवादी पार्टी में जाएंगे क्योंकि अखिलेश ने भी ऐसा कहा था, वो गए नहीं हैं। मेनका ने भी आमतौर पे अभी तक कोई खिलाफ का कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन कमज़ोर कैंडिडेट हैं कंपैरेटिवली। जितिन प्रसाद पास के होने के बाद भी, बीजेपी की सारी हवा होने के बाद भी, इस सीट का पर्सनल रिश्ता है मेनका और वरुण से, और ख़ास तौर से सिखों का, जैसा आलोक जी कह रहे थे, सिखों का वोट एक इलाके में बहुत ही मजबूत और ज़्यादा संख्या के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा, तो और वो वोट वरुण के अलावा जतिन प्रसाद को मिल जाएगा, ये मुझे अभी भी नहीं लग रहा। तो ये सीट उलझा दी है बीजेपी ने अपने गुस्से से, और ये आमतौर पे लड़ाई में गुस्सा अब तक नहीं दिखा है बीजेपी की तरफ से, इस सीट पे वो दिखाई दे रहा है। ठीक, मयंक के पास चल रहा हूँ। मयंक, आपको ये वरुण गांधी वाला फैक्टर नजर आया ग्राउंड पर? वरुण के समर्थकों में किसी तरह की नाराजगी इस सीट को लेकर कि वरुण का टिकट काट दिया गया? बिल्कुल दिखा, जैसा कि अरविंद सर ने कहा, सिख समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा हम लोगों को दिखेगा, और समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा चयन किया है हम लोगों के हिसाब से, जो सीट का चयन किया, गंगवार कम्युनिटी उनके पास दिखाई देगी। और कहीं ना कहीं जब हम लोगों को दिखता है एक त्रिकोणीय मामला, तो बीएसपी कहीं ना कहीं हम लोगों को दिखता है कि वो बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ करता हुआ दिखता है। बट यहाँ पे इन्होंने एक मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट को उतारा है, अनीस अहमद को, तो मुस्लिम वोट जो है वो बीएसपी के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। गंगवार समुदाय का जो वोट है वो समाजवादी के पक्ष में जाता हुआ दिखेगा। सिख समुदाय इनसे रुष्ट चल रहा है, तो इसका बहुत ज़्यादा खमियाजा हम लोगों को ये एक बहुत टफ फाइट देखने को मिल सकता है। सारण बज रहा है, सारण का मतलब है कि रिजल्ट का वक्त आ गया, और रिजल्ट क्या कह रहा है इस सीट को लेकर? पीलीभीत की इस लोकसभा सीट में इस बार क्या होगा? वरुण गांधी पिछली बार इस चुनाव को जीत गए थे, लेकिन इस बार वरुण गांधी का टिकट काटा गया। और लेकिन खबर अच्छी है बीजेपी के लिए। खबर यह है कि जितिन प्रसाद, जो कि फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो इस चुनाव को जीत सकते हैं, यानी कि अगेंस्ट ऑल ऑड्स कहा जाता है अंग्रेजी में, अगेंस्ट ऑल ऑड्स बीजेपी इस सीट को निकालती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और जितिन प्रसाद इस सीट को जीत सकते हैं, यानी कि पीलीभीत सीट पर उम्मीदवार तो बदला, लेकिन सीट बीजेपी की रहेगी, इस तरह का अनुमान अभी इस ओपिनियन पोल के जरिए सामने आ रहा है। और यूपी की बड़ी सीटों के बाद अब हम सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड की ओर, और उत्तराखंड की हॉट सीट की बात करेंगे। उत्तराखंड में वीआईपी सीट, सबसे वीआईपी सीट कौन सी है? वो है पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल में क्या मिजाज है? पौड़ी गढ़वाल में कौन आगे है, कौन पीछे है? पौड़ी गढ़वाल की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनिल बलूनी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, और ये पहला उनका चुनाव है जिसमें वो सीधे तौर पर पब्लिक के बीच जा रहे हैं, और पब्लिक को उनके भाग्य का फैसला करना है। हालांकि हमने देखा कि मेहनत बहुत की है अनिल बलूनी ने, लेकिन इस मेहनत का फल क्या मिलेगा अनिल बलूनी को? हालांकि अगर मैं बात लेगेसी की करूं तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। तीरथ सिंह रावत, जो कि 3 महीने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने थे, वो इस सीट से मौजूदा सांसद हैं, और अनिल बलूनी राज्यसभा से सांसद हैं। लेकिन फिलहाल अब अनिल बलूनी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, और पौड़ी गढ़वाल सीट को जीतने की जिम्मेदारी उनको दी है। सवाल यह है कि क्या इस सीट को जीत पाएंगे अनिल बलूनी? और पिछली बार तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही थी। क्या अनिल बलूनी इस वीआईपी सीट पर जीत हासिल कर पाएंगे? आलोक जी के पास में चल रहा हूं। आलोक जी, अनिल बलूनी एक कुशल राजनेता हैं, ये हमने दिखा है, लेकिन पहला चुनाव है उनका जिसमें उनको पब्लिक डोमेन में उतरना पड़ रहा है, पब्लिक के बीच जाके वो वोट मांग रहे हैं। पहला चुनाव भी है और अग्नि परीक्षा भी है। रोहित जी, वैसे हम चूंकि उनका पृष्ठभूमि अंदाज है हमको,
वो पहली बात तो ये कि वो पत्रकार भी रहे हैं, इसलिए ये भी याद रखिएगा। वो मीडिया के प्रमुख हो गए पार्टी में आने के बाद, लेकिन वो पत्रकारिता की है। अरविंद जी ने और हम लोगों ने भी उनका एक ज़माने में छापा था। अब इसलिए वहाँ से पत्रकारिता शुरू करके वो फिर राजनीति में लगातार सक्रिय अपने इलाके में रहे, और इसलिए अनुभव उनको पहली बार लड़ रहे, ये बात ठीक है। पहले वो विधानसभा के चुनाव और बीजेपी की तब आंतरिक राजनीति के कारण, और उस समय के जो बड़े नेता थे उत्तराखंड के, उन लोगों के थोड़े से, जैसे होता है नाराज़गी भी होती है युवा लोगों के प्रति, उस टकराव में थोड़ी कठिनाई हुई, तो वो उस समय नहीं लड़े। बीच बीच में उनका नाम मुख्यमंत्री के रूप में भी आया, जैसे इस बार धामी जी का आया था, पहले भी नाम था, लेकिन बीच में कई कारणों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी बहुत विश्वसनीय हैं। आप समझिए कि उनकी सभाओं में वो अभी एक दिन पहले भी गए थे हरिद्वार के पास, कहाँ, ऋषिकेश में, और आज भी या कल जब वो है एक फिर दूसरी सभा में भी, और बाकायदा अनिल बलूनी का नाम लेकर के वो प्रचार में खुद मोदी जी गए हैं। हाँ, आज अमित शाह वहाँ पर थे, ये मुझे अभी याद आया, क्योंकि मोदी जी तो गए थे पहले, आज अमित शाह वहाँ थे। आप इससे अंदाज लगाएं कि देश के 2 वरिष्ठतम नेता अनिल बलूनी की विजय, जबकि वहाँ उत्तराखंड में ज़्यादा खतरा नहीं है, 5 सीट मिलने की उम्मीद है, लेकिन उन्होंने ये सोच करके कि अपना एक सिंसियर व्यक्ति है जो बहुत शालीनता ईमानदारी के साथ काम करता है और युवा नेतृत्व को उभारना है, इस दृष्टि से उनका मुझे लगता है कि जीतना निश्चित रूप से संभव हो सकता है। बिल्कुल, मैं आलोक जी का वर्जन मैंने सुना, मैं अरविंद जी के पास चल रहा हूँ और अरविंद जी से हम बात करेंगे। अरविंद जी, आपको क्या लग रहा है इस सीट को लेकर कि अनिल बलूनी के लिए इजी होगा इस सीट को जीतना? क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स भी हैं वो यही कह रहे हैं कि 5 सीट बीजेपी जीत रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में। क्या आसान होगी जीत अनिल बलूनी के लिए यहाँ पर? पूरे उत्तराखंड का माहौल बीजेपी के लिए काफ़ी अनुकूल है अभी, और खुद प्रधानमंत्री जितना ध्यान दे रहे हैं 5 सीटों वाला राज्य होने के बावजूद, वो भी एक्सेप्शन ही है, तो सामान्य ढंग से उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बीजेपी में उत्तराखंड में अंदरूनी लड़ाई काफ़ी रही है, और कांग्रेस का कैंडिडेट गणेश गोदी ये काफ़ी पुराने हैं और सीजन पॉलिटिशियन हैं, तो इसलिए ये हो सकता है कि अगर फूट कहीं भी दिखाई दे तो उसका लाभ ये लें, लेकिन वो सूरत अभी हाल फिलहाल तो नहीं दिखाई देती। वोटिंग के दिन तक और क्या होगा ये कहना मुश्किल। ठीक है, मयंक के पास चल रहा हूँ। मयंक, इस सीट पर जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस, क्योंकि उत्तराखंड में 2 ही मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने कोई हल्का फुल्का कैंडिडेट नहीं उतारा है। गणेश गोदियाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के, उन्हें इस सीट से जिम्मेदारी दी गई कि वो अनिल बलूनी को चुनौती दें। क्या वो चुनौती देते हुए दिखे आपको ग्राउंड में जब आप उतरे थे लोगों के बीच? ये एक ऐसा सीट है जहाँ की डेमोग्राफिक काफी डाइवर्स है नेचर में, तो काफी मुश्किल रहा सर्वे करना, लेकिन एक मिस्टर बिस्ट हैं जिनको बीएसपी ने उतारा है। उसके बाद अब हम लोगों को दिखेगा कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए ये सीट एक आसानी से मिलता हुआ सीट है। अब जब ये मामला, जब हम लोग को लग रहा था कि सीधा कांग्रेस बनाम भाजपा रहेगा, ये अब हम जब ग्राउंड पे गए थे तो अगर आप जो इनके बीएसपी के कैंडिडेट हैं उनका भी एक अच्छा वोट शेयर वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि अब वक्त रिजल्ट आ गया है और तीनों जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक ये सीट जीतने में बीजेपी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और एग्जैक्टली रिजल्ट भी वही है। अनिल बलूनी जीत सकते हैं पौड़ी गढ़वाल की लोकसभा सीट। तीरथ सिंह रावत अभी यहाँ से सांसद हैं, लेकिन अनिल बलूनी चुनाव मैदान में उतरे हैं और इस सीट को वो बीजेपी के लिए जीत कर ले आएंगे, ऐसी तस्वीर इस ओपिनियन पोल के जरिए निकलकर सामने आ रही है। कोई बहुत ज्यादा परेशानी अनिल बलूनी को नहीं होने वाली है सीट को जीतने में। तो यूपी उत्तराखंड के बाद हम रुक करते हैं हरियाणा की ओर, और हरियाणा में वीआईपी सीटों का मिजाज क्या कह रहा है इसको हम जानेंगे। हरियाणा में हार जीत का अनुमान क्या है, किसको जीत मिलेगी, किसको हार मिलेगी? बड़ी सीटें यानी कि जहां पर बड़े चेहरे वीआईपी कैंडिडेट चुनाव मैदान में उतरे हैं, उनका सबसे रिसेंट ओपिनियन पोल में आपके सामने लेकर आए हूं। रिसेंट मतलब सबसे ताजा सर्वे है जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे उस सीट की जो कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में, लेकिन उन 10 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा हॉट सीट जो है वो सीट कौन सी है? वो सीट करनाल की सीट है। वो करनाल की सीट इसलिए है क्योंकि यहां से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को चुनाव मैदान में उतारा है।
इस सीट पर क्या होगा मनोहर लाल का, ये आपसे कुछ देर में रिजल्ट मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां आपको बता दूं कि बीजेपी के कैंडिडेट मनोहर लाल हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और करनाल विधानसभा का 10 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया, यानी कि इस सीट को वो अच्छी तरीके से समझते हैं और बतौर विधायक वो यहां 10 साल विधायक रह चुके हैं। और शायद यही वजह रही कि जब वो मुख्यमंत्री पद से हटे तो उन्हें करनाल से लोकसभा जीतकर लाने की जिम्मेदारी दी गई है। सीधा आलोक जी के पास में चल रहा हूं। आलोक जी, अभी बहुत वक्त नहीं हुआ जब मनोहर लाल जी सीएम पद से हटे हैं, लेकिन यहां से हटाया और सेंटर में लाने की उनको तैयारी की गई है और इसी रणनीति को देखते हुए उन्हें उसी सीट से उतारा गया क्योंकि बहुत सेफ और यहां पर पकड़ अच्छी है मनोहर लाल की। कि रोहित जी, सबसे दिलचस्प बात यह है कि मनोहर लाल जी को जिस समय वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद से मुख्यमंत्री बनाया गया, तब भी एक सरप्राइज हुआ था, चूंकि वो जाट बहुल वर्षों से जो राजनीति रही है उसमें गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया। एक चुनाव के बाद दोबारा भी उन्हीं को बनाया। पार्टी बड़ा ही मारा मारी रही, अभी तक रही है थोड़ी। उसके बाद भी चूंकि एक तो बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका उनकी पृष्ठभूमि रही। मोदी जी के साथ भी उन्होंने काम किया जब नरेंद्र मोदी जी संगठन का काम बीजेपी का करते थे, हरियाणा के भी इंचार्ज रहे। और उनका सबके साथ स्वभाव थोड़ा मैंने जैसे कह सकते जुझारू भी हैं और इस तरह से कई बार किसी के दूसरों के निर्णय को थोपा जाए या दबाव में आ जाए, ऐसा मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे मालूम है कि दिल्ली से भी कुछ केंद्रीय नेता भी कहें तो वो यदि सही काम नहीं है तो मना कर देते या उसको टाल देते थे। ऐसे जुझारू नेता का अपने क्षेत्र में प्रभाव है, इसलिए मुझे तो लगता है कि उनको जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि विकास के कार्य भी बहुत उन्होंने किए हैं हरियाणा में और इस अपने इलाके के लिए भी किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी का पूरा उन पर वरद हस्त है। ये सबसे बड़ा कारण है कि वो जीत। ठीक है अरविंद जी, आपके पास आऊंगा। मैं चाहूंगा कि सब हम छोटे छोटे कमेंट्स रखेंगे क्योंकि बहुत सारी वीआईपी सीट्स है जिसको हमको कवर करना है। अरविंद जी, आपके पास आ रहा हूं। इस सीट का अगर मैं इतिहास देखूं या इसको गणित में इसको कैलकुलेट करूं तो इसमें कांग्रेस बड़ी दिखती है, क्योंकि 18 लोकसभा में 11 कांग्रेस जीती है, लेकिन 2014 में भाजपा जीती, 2019 में भाजपा जीती, 2024 फिर जीत पाएगी। देखिए, हरियाणा में 2-3 किस्म के डिवीज़न हैं, छोटा स्टेट होने के बावजूद, और सबसे बड़ा डिवीज़न जाट और गैर जाट सीटों का है। जिन सीटों पे जाटों का प्रभाव ऐसा नहीं है, ये सीट भी वैसी ही है और उन सीटों पे निश्चित रूप से बीजेपी का पलड़ा भारी है। जहाँ जाटों की बहुलता है या जहाँ उनका डोमिनेंस ज़्यादा है, उन सीटों पे तो लड़ाई दिखती है। इस सीट पे या इस जैसी सीटों में, आसपास की भी सीटों में वो लड़ाई नहीं दिखाई देती, क्योंकि गैर जाट वोट का पोलराइजेशन पहली बार बीजेपी कराने में सफल रही है। उसने कुछ कुर्बानी तो ये दी कि अपने यहाँ के जाट नेताओं को थोड़ा दुखी किया, लेकिन गैर जाट पॉलिटिक्स वहाँ इस बार और भी ज़्यादा परवान चढ़ती दिखाई दे रही है। मनोहर लाल जी को हटा के फिर जो नायब सैनी को बनाया गया, उसमें भी ये पॉलिटिक्स थी, और फिर इनको एक ऐसी सीट दे के लड़ाना जहाँ बीजेपी काफ़ी मजबूत है, तो मुझे और उसी ठप्पे को और ये गहरा करता है कि गैर जाट पॉलिटिक्स बीजेपी चला रही है। तो मेरे हिसाब से ये सीट उनके लिए काफी बिल्कुल ठीक है। मयंक के पास चलो। मयंक, 9 साल मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं मनोहर लाल हरियाणा में और अब उन्हें लोकसभा भेज की तैयारी हो रही है, मजबूत दिखे यहाँ पर आपको? बिल्कुल, ये सेफेस्ट सीट है बीजेपी के लिए। 70% वोट शेयर, 6.5 लाख से ज़्यादा मार्जिन से 2019 में के जो पिछले कैंडिडेट थे भाटिया साहब, वो जीत के आए हैं। तो ये सबसे बेहतर और बेहतरीन लॉन्च पैड मैं कहूँगा इनके लिए हरियाणा में यही सीट है। ठीक है, रिजल्ट आ गया है क्योंकि सारण बच गया है। सारण बचने का मतलब है रिजल्ट, और रिजल्ट क्या कह रहा है करनाल सीट को लेकर? रिजल्ट हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें यह है कि मनोहर लाल इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। 9 साल मुख्यमंत्री रहे और अब लोकसभा में की उनको तैयारी है। जैसा कि मयंक ने भी बताया कि सेफेस्ट सीट है, तो आसानी से इस सीट को जीत सकते हैं मनोहर लाल इस बार के चुनाव में। अब बात करते हैं हरियाणा की एक और हाई प्रोफाइल सीट की, और ये हरियाणा की हाई प्रोफाइल सीट जो अगली है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, वो सीट है कुरुक्षेत्र की सीट। और कुरुक्षेत्र से बीजेपी ने नवीन जिंदल को प्रत्याशी बनाया है। नवीन जिंदल को यहां से टिकट दिया गया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं नवीन जिंदल, कांग्रेस से सांसद भी रहे हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस दिन टिकट का अनाउंसमेंट हुआ नवीन जिंदल को कि कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट बनाया जा रहा है, उसी दिन दोपहर में नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए थे। ये उसी वक्त की वीडियो है, तस्वीरें जो मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस ने अभी तक यहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है। इंडियन नेशनल लोकदल से अक्षय चौटाला से उनकी चुनावी टक्कर है इस सीट पर, और कुरुक्षेत्र से चुनावी रण में रोचक मुकाबला माना जा रहा है। और जातीय समीकरण
अगर थोड़े से इधर उधर हुए तो फिर यहाँ का नतीजा भी बदल सकता है। मैं सीधा आलोक जी के पास चल रहा हूँ। आलोक जी, एक छोटा सा कमेंट नवीन जिंदल को लेकर। लंबा वक्त, बहुत लंबा वक्त हमने देखा कि उन्होंने कांग्रेस में गुजारा, सांसद भी वो कांग्रेस से रहे। अब बीजेपी उसी दिन शामिल करती है, उसी दिन टिकट का ऐलान भी करती है। बड़ी जिम्मेदारी नवीन जिंदल के ऊपर भी है। बिल्कुल रोहित जी, लेकिन इसका ये कांग्रेस में रहते हुए और इनके पिता भी पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के बड़े उस क्षेत्र के नेता रहे हैं, इसलिए उसका लाभ भी इनको मिलेगा। माताजी का भी इनका वो बड़ा प्रभाव है, सबसे संपन्न महिलाएं पूरे देश में उनको माना जाता है। इस दृष्टि से वो बड़े संपन्न भी हैं, उद्योगपति भी हैं, स्वभाव से भी हैं, और कांग्रेस भी मुश्किल होगा उनका बड़ा विरोध कर पाना। इस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। ये ठीक है कि बीच में थोड़ा शांत रहे, आगे नहीं आए, अचानक बीजेपी में आए, क्योंकि उनको लगा कांग्रेस ने उनके साथ जिस तरह धोखेबाजी किया, जैसा कई और नेता जो छोड़ करके गए हैं उसी में वो भी थे, इसलिए अंतिम क्षणों में वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। अरविंद जी, नवीन जिंदल क्या लग रहा है आपको, जीत पाएंगे इस सीट पर? कुछ एज दिख रहा है आपको? कि दल बदल हरियाणा के लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इनके लिए दल बदल इशू होगा। और इशू इस मायने में होगा कि कार्यकर्ताओं के मामले में इनको तकलीफ हो सकती है। साधन संपन्न तो हैं ही, वही असली ताकत है इनकी। तो बीजेपी के कार्यकर्ता और अपने साधन से इनको काफी लाभ होगा। अब ये है कि आप अभय चौटाला को हल्का कैंडिडेट न मानिए। वापसी ये करने को ये परिवार बेचैन है, और उसमें भी जाट वोट पहली बार लग रहा है कि बहुत खुल के बीजेपी के खिलाफ हरियाणा में, बाकी जगहों का मैं नहीं कह रहा, हरियाणा में जा रहा है, और उसमें चौटाला परिवार उसका एक ठीक है। सारण बच गया। अरविंद जी माफी के साथ रोक रहा हूँ, रिजल्ट आ गया है, और इस बिग फाइट रिजल्ट क्या कह रहा है कि नवीन जिंदल इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। नवीन जिंदल, आपकी यही फाइंडिंग थी मयंक? बिल्कुल यही फाइंडिंग कोई दिक्कत नहीं है इसमें बीजेपी हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रही है। पिछले 3 चुनाव में आप देखेंगे हर बार ये कैंडिडेट बदलती रही है। तो यही एक कारण है कि इनको भी पता है कि इस बार जो पकड़ है उनकी कहीं ना कहीं ढीली होती हुई हम लोगों को भी जमीन में दिखी, और शायद ये बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है। तो शायद इसलिए वापस से इन्होंने कैंडिडेट बदला है इस बार भी, और शायद कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिलेगा कि बीजेपी की तरफ थोड़ा सा बेहतर रहेगा इनका। ठीक, और उसका फायदा मिलेगा नवीन जिंदल को, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, टिकट भी मिल गया है उनको और चुनाव जीत सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, हरियाणा से लगा हुआ राज्य है पंजाब, और पंजाब में वीआईपी सीटों का क्या हाल है उसको हम देखते हैं। किसका पड़ा भारी रहने वाला इन वीआईपी सीट में पंजाब में, उस पर हम नजर डालेंगे। पंजाब की वीआईपी सीट पर कौन आगे है, कौन पीछे है, आइए फटाफट सबसे पहला डेटा हम पंजाब का रखते हैं। और पंजाब कि जिस लोकसभा सीट की मैं बात करने जा रहा हूं सबसे पहले, वो लुधियाना की लोकसभा सीट है, और लुधियाना की इस लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने रवनीत सिंह बिट्टू को चुनाव मैदान में उतारा है, और लुधियाना से अभी सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू। और खास बात यह है कि ये भी अभी हाल में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, और फौरन उनको टिकट भी दे दिया। खास बात यह है कि पिछले 2 टर्म से, यानी कि 2014 में, 2019 में वो लुधियाना से सांसद भी रहे। आलोक जी के पास मैं सीधा चल रहा हूं। आलोक जी, एक और कैंडिडेट बैक टू बैक पार्टी में यहां शामिल हुए, यहां टिकट दे दिया। क्या कार्यकर्ताओं में किसी तरह का कोई असंतोष होता है ऐसी चीजों को लेकर, या उस असंतोष को सामना करना पड़ेगा बिट्टू को? देखिए, वो कार्यकर्ताओं का अपनी नाराजगी थोड़ी कांग्रेस की पुरानी होगी, लेकिन दूसरी पार्टी जो बीजेपी है वो उनका समर्थन करेगी, क्योंकि बीजेपी अपने इलाके को जिताना चाहती है और इसलिए पूरी ताकत लगाएगी। चूँकि कांग्रेस से आए हुए हैं, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया आए हुए थे, ऐसे जो लोग आए हैं उनका भी एक अपना महत्व है, और इसी दृष्टि से उन्होंने ये श्रेय राहुल गांधी को देना चाहिए कि राहुल गांधी अच्छे ऐसे कैंडिडेट को बीजेपी को सौंप रहे हैं। अपनी समझदारी उनकी जो भी है उसके तहत वो उनका ध्यान नहीं देते हैं, तो लोग छोड़ के जा रहे हैं। ये बिट्टू साहब भी उसी तरह से बीजेपी के साथ आ गए। बिल्कुल। अरविंद जी, आपका रिएक्शन? कांग्रेस के सिर्फ रवनीत सिंह बिट्टू नहीं, बहुत सारे बड़े नेता हमने देखा है चुनाव में जो कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं। क्या कांग्रेस के लिए अब सोचने का वक्त है? अब ऐसी स्थिति भी ना आ जाए कि कैंडिडेट ही ना मिले कांग्रेस को सीट उतारने? नहीं, बीजेपी ने संघ का काम पंजाब में काफी रहा है, कम नहीं रहा है। जब टेररिज्म का फेज था तो कम्युनिस्ट और संघ के लोग यही दोनों निशाने थे, लेकिन बीजेपी ने लगातार अकाली दल के पिछलगू रहने से और फिर बाहरी कैंडिडेट दे के, जो 1-2 सीटें मिलती भी रही, वो भी सिनेमा वालों को और किसको दे के अपना सारा कैडर खत्म कर लिया। तो अब इम्पोर्टेड कैंडिडेट लेके वो चाहते हैं कि वहाँ खड़े हों, और ये मजबूत कैंडिडेट हैं, ये कमजोर कैंडिडेट नहीं है। लेकिन बीजेपी को पूरे पंजाब में किसानों की नाराजगी जितनी झेलनी पड़ती है और पड़ रही है, और संगठन है नहीं, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि बिट्टू कुछ ज़्यादा कुछ कर पाएंगे। जिन 1-2 सीटों पे बीजेपी वहाँ मजबूत दिखाई देती है, उनमें मेरे ख्याल से ये सीट नहीं है।
ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं। रिजल्ट ये कह रहा है कि रवनीत सिंह बिट्टू इस सीट पर चुनाव जीत सकते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं और बीजेपी ने उन पर दांव लगाया क्योंकि 2 बार वो सांसद रह चुके हैं लुधियाना की इसी लोकसभा सीट से, और लग रहा है कि बीजेपी का ये दाव सही हो जा रहा है। मयंक, ऐसा ही लग रहा है कि बीजेपी ने दाव तो जरूर लगाया है, हो सकता है शायद कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी हो, लेकिन उसको ओवरकम कर लेगी बीजेपी। जो एक ओपिनियन पोल है वो तो यही कह रहा है। जब हम लोगों ने सर्वे करके सैंपल निकाला था लुधियाना से, उस समय कांग्रेस वहां पे जीतती हुई दिख रही थी, तो शायद इस पे कहना यही सही होगा कि अगर कांग्रेस वहां पे जीत रही थी तो चेहरा यही थे कांग्रेस के, अब यही आ चुके हैं बीजेपी में, तो इसके बाद क्या होता है ये देखने वाले बात होगी। ठीक है, अगली सीट एक और इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि ये सीट भी ना क्यों वो सीट है जो कि दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए हैं, और मैं बात कर रहा हूं जालंधर सीट की, जो कि सुशील कुमार रिंकू यहां से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। अभी आम आदमी छोड़कर ये बीजेपी में शामिल हुए हैं। जालंधर लोकसभा सीट से बीजेपी ने इनको प्रत्याशी बनाया है और मौजूदा वक्त में भी वो जालंधर से सांसद हैं। चुनावी मैदान में कांग्रेस से चरणजीत सिंह चन्नी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जालंधर सीट इस बार मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है। सुशील कुमार रिंकू वर्सेस चरणजीत सिंह चन्नी, आज क्या लग रहा है? ये बड़ा दिलचस्प होगा क्योंकि चन्नी जो है मुख्यमंत्री रहे हैं और जिस तरह का उनका एक वो है, और ये आम आदमी पार्टी से आए हैं, तो बीजेपी के लोग भी इनका साथ, चूँकि आम आदमी पार्टी के साथ तो बहुत टकराव, हाँ, लेकिन ये नुकसान है कि जो भी जिस तरह से केजरीवाल साहब जेल में हैं, उस सब से आम आदमी पार्टी पहले से कमज़ोर तो हो ही चुकी है, और कांग्रेस के लिए ज़रूर चुनौती है, क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिसपे कांग्रेस का दाव लगाएगी पूरी ताकत कि वो एक सीट तो कम से कम यहाँ से निकाल सके। ठीक है, अरविंद जी आपका कमेंट, जो जीता हुआ दिख रहा है उसको पार्टी में ले आओ, ये रणनीति बीजेपी की काम कर रही क्या? देखिए, बीजेपी की सीट, बीजेपी वही मैं कह रहा हूँ कि सारे कैंडिडेट उसके एक तरह से इंपोर्टेड हैं अभी आज के तारीख में, तो इंपोर्टेड कैंडिडेट से कितनी लड़ाई होगी ये कहनी मुश्किल है। और जालंधर सीट जो है वो ऐसी सीट है, और चन्नी की छवि एससी वोटर्स में, बाकी में नहीं, कई तरह के कंट्रोवर्सी उनके साथ, लेकिन वो पार्टी के आदमी हैं, लोकल आदमी हैं, और इस कम्युनिटी में उनकी छवि कंपैरेटिवली ठीक ठाक है, तो वो लड़ाई में होंगे वही। मेरे ख्याल से बीजेपी का कैंडिडेट आ जाए फाइट में, यही उसके लिए उपलब्धि होगी। ठीक है, रिजल्ट देख लेते हैं, सीट का रिजल्ट क्या कह रहा है। इस सीट पर रिजल्ट ये कहता है कि बीजेपी से सुशील कुमार रिंकू जीत सकते हैं। जो बात अभी अरविंद जी ने भी कही कि हाँ, जिताऊ कैंडिडेट्स पर दांव खेल रही है बीजेपी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनको शामिल कर रहे हैं। मयंक, कोई नाराजगी किसी भी तरह की दिखी आपको? सामाजिक समीकरण वहाँ पे थोड़ा एक पाइवोटल रोल एक प्ले करेगा, और ये देखना होगा दिलचस्प कि आम आदमी पार्टी से वापस बीजेपी में आने के बाद ये सीट बीजेपी को कैसे मिलती है, ये देखने का विषय है। तो हम लोगों को वेट करना चाहिए रिजल्ट तक, क्योंकि ये काफी देखने वाला कॉन्टेस्ट मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगली सीट की ओर रुख करते हैं। इस सीट पर तो बीजेपी जीतती हुई आराम से नजर आ रही है। अगली सीट चंडीगढ़ लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूं। यहां से मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उन्हें अभी रिसेंटली कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट यहां से अनाउंस किया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, मनमोहन सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे। चंडीगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने संजय टंडन को यहां से चुनाव मैदान में उतारा है और इस बार मुकाबला कड़ा है। बीजेपी ने खास बात है कि कैंडिडेट अपना चेंज भी किया है। पहले किरण खेर चंडीगढ़ से सांसद थी, लेकिन इस बार उनका टिकट काटकर संजय टंडन को चुनाव मैदान में उतारा है। सीधा आलोक जी के पास में चल रहा हूं। आलोक जी, मनीष तिवारी बड़ा नाम है, आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए? देखिए, मनीष तिवारी जो है, बीच में तो उनकी चर्चा ये भी थी कि वो कहीं बीजेपी में ना आ जाए, क्योंकि बार बार ऐसे संकेत मिलते थे। उनकी नाराज़गी भी थी। सुरजेवाला साहब या जो इंचार्ज जैसे पार्टी में महासचिव, उनसे भी बहुत परेशानियां उनको होती रही। पार्टी में भी उनको जिस तरह से बार बार किनारे किया गया, जैसे सचिन पायलट हैं, लोकसभा में भी उनको जितना महत्व दिया जाना चाहिए नहीं दिया गया, लेकिन वो भी एक आतंकवाद। ठीक है, चलिए मैं माफी के साथ रोक रहा हूं। आलोक जी, आपको रिजल्ट इस सीट का ये है कि मनीष तिवारी इस सीट से हार सकते हैं। बीजेपी ने कैंडिडेट जरूर बदला है, लेकिन कंडीशंस, परिस्थितियां बीजेपी के लिए वहां पर बदली नहीं है। चंडीगढ़ में पहले भी बीजेपी का सांसद था और इस बार भी बीजेपी का ही सांसद यहां हो सकता है, यानी कि बीजेपी कैंडिडेट संजय टंडन चुनाव जीत सकते हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट से। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं फौरन वापस।